अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से फतेह 4 मिसाइल सिस्टम को अनवील कर दिया गया है और इस मिसाइल सिस्टम के बाद जहां पाकिस्तानी साइड पर इसको बहुत ज़्यादा लोड किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है, एक कॉन्टेक्स्ट में सवाल भी उठाया जा रहा है कि फतेह 4 के बारे में सब सोच रहे थे कि ये एक हाइपरसोनिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होगा, ये एक मिसाइल सिस्टम होगा, लेकिन ये तो एक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आज का मॉडर्न कॉम्बैट का निज़ाम, जिसमें हम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ दुनिया को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो पाकिस्तान सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर क्यों इस वक्त तवज्जो दे रहा है, इसके बारे में कुछ दिलचस्प हकायक हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। और इसमें हम आपको दुनिया की जो वर्ल्ड पावर्स हैं, यूएस, चाइना और रशिया, इन जैसे कंट्रीज़ की मिसाल देकर समझाएंगे। पाकिस्तान ने 14 अगस्त के सिलसिले में जो सेरेमनी कंडक्ट करनी है, वहीं पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया गया है और फतेह 4 को पहली दफ़ा अनवील किया गया है। यहाँ फतेह 4 की जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, उनके मुताबिक ये एक सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो कि 750 से 800 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और DGISPR ने यह वाजे किया कि हम अगले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के ईस्टर्न और सेंट्रल एरियाज को हिट करेंगे, ताकि इंडिया को ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान सिर्फ कुछ लिमिटेड हद तक नहीं बल्कि इंडिया के किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। और जो फतेह 4 है, ये उसका एक बेहतरीन रिस्पॉन्स है। हम इससे पहले फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की इस पूरी फैमिली में रैपिड टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन देख चुके हैं। 2021 में हमने सबसे पहले फतेह 1 को देखा, फिर 2023 में फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया गया, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के अराउंड थी। देन मई 2025 में पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का एक कन्वेंशनल वेरिएंट टेस्ट किया, जिसे फतेह 3 का नाम दिया गया। यानी कि जो अब्दाली मिसाइल हमारे न्यूक्लियर टिप्ड हैं, उनको अब्दाली कहा जाएगा, और जो उनका कन्वेंशनल वेरिएंट बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें फतेह 3 का नाम दे दिया गया और इसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक क्लेम की गई। अब फतेह 4 को लॉन्च किया गया है और ये सबसे ज्यादा लॉन्गर रेंज पर स्ट्राइक कर सकता है 750 से 800 किलोमीटर के दरमियान। लेकिन फतेह 1, 2 और 3 ये सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, जबकि फतेह 4 एक सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि आवाज की रफ्तार से कम स्पीड पर ये ट्रैवल करता है। लेकिन इसकी कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो आप लोग मिस कर चुके होंगे। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक कैपेबिलिटी बता दूं तो ट्रेन हगिंग इसमें आती है, यानी कि ये जमीन की सतह से कुछ फीट ऊपर ही फ्लाई कर सकता है। और ट्रेन हगिंग कैपेबिलिटी की वजह से ऐसे मिसाइल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, और जब आप इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, रेडार पर आपको नजर नहीं आते, तो इन्हें इंगेज करना फर्दर मुश्किल हो जाता है। और जब आपको ये नजर भी आएंगे तो ये तब तक आपके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके होंगे और रिएक्शन टाइम ऑलरेडी कम होता है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इनकी हिट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेन हगिंग के मामले में ये 50 मीटर अबव द सरफेस लाइन उड़ सकता है, यानी कि 164 फीट की बुलंदी, जो कि ट्रेन हगिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा मैसिव जंप है जो पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल्स ने हासिल किया है। इसके साथ साथ ये 360 से 370 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है। अब अगर इसकी गाइडेंस की बात करें तो ये मल्टी मोड गाइडेंस सीकर को यूज करता है। सबसे पहले तो चाइनीज बेदू नेटवर्क नेविगेशन सिस्टम के थ्रू इसे गाइड किया जा सकता है, जिसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। अहम चीज ये है कि पाकिस्तान अब US बेस्ड सैटेलाइट्स को यूज नहीं करता, चाइनीज बेस्ड सैटेलाइट्स को यूज करता है, क्योंकि उसमें हमारे पास पूरा एक्सेस आ जाता है, जबकि अमेरिका आपको पूरा एक्सेस नहीं देता। इसके साथ साथ इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी यूज होता है। फिर टेरकॉम यानी कि ट्रेन काउंटर मैचिंग। ट्रेन काउंटर मैचिंग पहाड़ी एरियाज में बहुत ज़्यादा अहम होती है। ये सिस्टम आपको ये बता रहा होता है कि जिस सतह ज़मीन से आप गुजर रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से मिसाइल अपने एल्टीट्यूड को कम या ज़्यादा कर सकता है। फिर इसमें DS मैच यानी कि डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर, ये एक IR बेस्ड फीचर होता है जो कि टारगेट की कुछ IR पिक्चर्स को अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि सैटेलाइट से ली गई होती हैं, और जब ये टारगेट के करीब पहुंचता है तो उन पिक्चर्स से मैच करते हुए टारगेट को हिट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या IR मोड कह सकते हैं। इस तरह ये मल्टी मोड्स ऑफ टारगेटिंग को यूज करता है कि अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जैम किया जाता है तो फिर ये अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को इनिशिएट करता है या एक्टिवेट करता है और अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है। ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन होंगी, लेकिन सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स
इतने ज़्यादा अहम है, हम पिछले 3 से 4 सालों में इनकी ऑपरेशनल हिस्ट्री को देखेंगे। दोस्तों 22 सितंबर 2023 को रशियन ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ, जो कि क्रीमिया में मौजूद है, सेवास्तोपोल के एरिया में। और ये अटैक यूक्रेन ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल से किया, जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। और इस अटैक में 34 रशियन ऑफिसर्स मारे गए, जबकि 105 जख्मी हुए। और रशिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन सबसोनिक मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। फिर 2022 की अगर बात करें तो रशिया की लेजेंडरी मॉस्कोवा क्लास क्रूजर, जिसे यूक्रेन की तरफ से फायर किए गए नेपच्यून एंटी शिप सबसोनिक मिसाइल्स ने हिट किया और वो हेवीली डैमेज हुई। यह रशिया की एक बहुत बड़ी शिप थी, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी शिप मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ इक्विप्ड थी, लेकिन वो इन सबसोनिक मिसाइल्स को ना तो डिटेक्ट कर पाए और ना ही इनको काउंटर कर पाए। इसके बाद मिड 2022 में मल्टीपल ओडिशा के एरिया में रशिया ने अपने कैलिबर क्रूज मिसाइल्स को यूज करते हुए यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया और इससे ओडिशा का जो पोर्ट था वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। इसमें भी रशिया ने अपने सबसोनिक मिसाइल्स को यूज किया। तो हाँ, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की अहमियत है और वो चाहिए, और पाकिस्तान उस पर काम भी कर रहा है। लेकिन सबसोनिक मिसाइल्स को ये क्लेम करना कि इनकी चूंकि स्पीड कम है तो इस वजह से ये टारगेट्स को हिट नहीं कर सकते या इनकी आज के दौर में ज़रूरत नहीं है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। इंडिया अभी भी अपने फेल्ड निर्भय मिसाइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि उसे कामयाब बनाया जा सके, जबकि पाकिस्तान के पास एक बैटल टेस्टेड क्रूज मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसे हम बाबर क्रूज मिसाइल कहते हैं। ये एक बेसिकली न्यूक्लियर वेरिएंट है। फिर उसका एक एंटी शिप वेरिएंट है जिसे हम हरबा क्रूज मिसाइल कहते हैं। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और उसी से आगे ड्राइव करके पाकिस्तान ने फतेह 4 को बनाया है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के लिए। और इसे मैस प्रोड्यूस करने के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जा रहा है ताकि बहुत बड़ी तादाद में इनके सेल्वोज लॉन्च किए जा सकें। ट्रेन हगिंग कैपेबिलिटी में ये एक्सेप्शनल परफॉर्म करता है कि इतना नीचे ये फ्लाई कर रहा होता है कि दुश्मन के हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और दूसरे मुख्तलिफ बैंड्स के रडार इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब वो डिटेक्ट करेंगे तो ये अपने टारगेट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका होगा। इसके साथ साथ एक और अहम चीज कि अगर आपका टारगेट नॉर्दर्न एरियाज में है, पाकिस्तान के या इंडिया के जहां पहाड़ी एरियाज हैं, वहां आप बैलिस्टिक मिसाइल से अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पहाड़ी एरियाज होने की वजह से ट्रेन नाहमवार होती है और वहां आपको इवन टर्मिनल फेज में भी मैनूवर करना पड़ सकता है, और ये काम बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं कर सकते, चाहे उनमें मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल ही क्यों ना हो, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल लिमिटेड मैनूवर कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल ये ड्रोन की तरह प्रॉपर मैनूवर नहीं कर सकते, जबकि ये जो फतेह 4 क्रूज मिसाइल है ये प्रॉपर मैनूवर कर सकता है एक उड़ते हुए प्लेन की तरह। तो इस तरह ये आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है ऐसे टारगेट्स के खिलाफ भी जिनको बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ इस चीज को समझने की जरूरत है कि फतेह 4 को डिप्लॉय करने का बेसिक मकसद क्या है, और सबसोनिक मिसाइल्स की रीसेंट ऑपरेशनल हिस्ट्री बताने का मकसद भी ये था कि अभी भी ये मिसाइल्स रेलिवेंट है, और इवन यूएस भी अपनी मल्टीपल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पर टोमाहॉक सबसोनिक मिसाइल्स को यूज करता है, और इसी तरह चाइना भी YJ-12 जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को यूज करता है। और अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं उससे ये हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये सिर्फ फतेह 4 तक नहीं रुकेगा। हो सकता है हमें आने वाले वक्त में फतेह 5, फतेह 6 भी देखने को मिले, जो कि इवेंचुअली आगे हाइपरसोनिक स्पीड को गेन करने के काबिल होंगे। बट कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो फतेह 3 है ये अपनी टर्मिनल फेज में नियर टू हाइपरसोनिक चला जाता है। तो अगर आगे फतेह 5 और फतेह 6 आते हैं तो वो जरूर हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही होंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।